Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी बच्चे अभी तक सुनिए, फटाफट मैसेज डालता हूँ, स्टार्ट करना है। एक मिनट। आज आपके ग्रुप में क्लास अलर्ट नहीं आया क्या? नो सर, पुराने वाले से ज्वाइन किए है। जब भी रुको, मैं कोई को और भेजने दो। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल वगैरह आपने करी है कि नहीं? बोलो। करिए सर। सर किए हैं। मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन भी करेंगे अपन। करके रखना अच्छे से, और सारे डाउट लिख लेना एक कॉपी में अलग। कौन सी कौन सा क्वेश्चन नंबर डाउट है, ताकि जिस दिन भी डिस्कशन हो आप डाउट पूछ सको। ऐसा नहीं कि वेट। ओके सर। तो जो लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं करी, तो अभी भी चांस है कि मॉड्यूल जल्द से जल्द निपटाओ, ताकि जिस दिन डाउट डिस्कशन होगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आज का जो टॉपिक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन गारंटी से आना ही है, मतलब 100% श्योरिटी है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटी है। तो अगर अपन को पता चल जाता है भाई इस टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आ ही रहा है, बहुत कम ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से पता चले कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें से एक टॉपिक ये है जहां से 100% है कि वन क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आना ही है, 100% श्योर। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और कुछ भी नहीं। वेराइटी एक ही वेराइटी में क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब बेसिकली अब ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन है कि कैसे आप तीन इक्वेशंस या दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो मेरे पास तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन और वेरिएबल है तीन। अब क्लास 10th में दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था, 9th-10th में है ना। ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन मान लो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बेसिकली क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती थी, स्ट्रेट लाइन को अगर इसको प्लॉट करेंगे 2D प्लेन में तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, हाँ है ना, कोई ना कोई। तो बेसिकली मेरे पास दो लाइन है, मेरे पास क्या है, दो डिफरेंट लाइन है। अब ये दो डिफरेंट लाइन तीन प्रकार के से रिलेट कर सकती है एक दूसरे में। या तो दोनों लाइन आपस में क्या कर इंटरसेक्ट कर जाए, एक तो पॉसिबिलिटी ये है ना। मेरे पास क्या है, देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है मतलब दो लाइन है।
अब दो लाइन तीन प्रकार से बिहेव कर सकती है, या तो आपस में क्या कर जाए इंटरसेक्ट, एक लाइन ऐसी जा रही है दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, एक तरीका ये। दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल। दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। और तीसरा क्या हो जाए, कोइंसाइडिंग। पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में, है Yes. ना। तो Yes, आपको sir. तीन तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे अगर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये वो पॉइंट है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इनका क्या हो गया सॉल्यूशन, ऐसा एक्स और वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इनका सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड देखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वहां से आप एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकालते थे। तो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही तो आपको एक सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई मिलेगी। इस टाइप के सॉल्यूशन को आप बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को आपने क्या बोला था, यूनिक सॉल्यूशन। दो लाइंस अगर पैरेलल है, दो लाइंस अगर क्या है पैरेलल, तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई इनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलता था, नो सॉल्यूशन। यहां से किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता था, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन एक दूसरे के पे ओवरलैप कर जाएगी अगर, तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो यहां से कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, Infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन मिलते थे वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अपन जब पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको भी मैट्रिसेस से रिलेट कर सकते हो। आप मैट्रिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो नो सॉल्यूशन के लिए a1 a2 b1 b2 में कंडीशन क्या आती थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के बराबर होता था बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद आ रहा है, Yes. है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में Yes, क्या होता था sir. कि भाई दोनों अगर लाइन सेम है तो तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था, ये नो सॉल्यूशन का केस था। और यूनिक सॉल्यूशन में तो सिंपल क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है, Yes, बोलो। sir. तो यहां से ध्यान से देखो, ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है क्या। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बात कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा मेरे पास क्या आएगा, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2, या फिर a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये आएगा, ये कंडीशन किसकी बन जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन की बन जाएगी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू है, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं डिटरमिनेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। डिटरमिनेंट के टर्म्स में क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, है ना। Yes, sir. अब देखो ये a1 b1 a2 b2 बेसिकली है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, और इनका डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2 बेसिकली क्या है, वेरिएबल, इनका डिटरमिनेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसको मान लो अपन ने बोल दिया डेल्टा, इसको क्या बोल दिया, डेल्टा। डेल्टा मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट। डेल्टा मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट है, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है a1, यहाँ पे b1, y का क्या है b1, यहाँ पे क्या है a2, यहाँ पे क्या है b2। तो इनके जो डिटरमिनेंट उसको बोला डेल्टा। अगर ये डेल्टा नॉन जीरो है, अगर ये डेल्टा कैसा है, नॉन जीरो, तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। डेल्टा नॉन जीरो तो कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। वहीं पे अगर ये इक्वल हो गए, Yes, sir. तो अगर डेल्टा जीरो है, तो डेल्टा अगर जीरो है तो आपको दो तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। क्लियर है, डेल्टा अगर जीरो है तो आपको दो प्रकार के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें भी अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए, सारे के सारे इक्वल हो गए मतलब कि सारे कोफैक्टर अगर जीरो हो गए, मतलब बेसिकली आप कोई भी कोफैक्टर निकाल लो, ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई भी किसी का भी डिटरमिनेंट अगर निकालोगे सबके सब क्या आएंगे, जीरो आएंगे, क्योंकि सबका रेशियो इक्वल है ना। अब मैं अगर a1 अपॉन a2 Yes, b1 sir. अपॉन b2 का डिटरमिनेंट निकालूं, या b1 b2 c1 c2 का डिटरमिनेंट निकालूं, या a1 a2 c1 c2 का डिटरमिनेंट, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। ये किसका केस हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। इसका केस हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया थ्री डायमेंशन, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल है, मतलब तीन एक्सिस होगी, 3D ज्योमेट्री होगी। पहले क्या था, दो वेरिएबल थे तो टू डायमेंशन ज्योमेट्री, एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस थी। अब मेरे पास तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगी। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में 3D प्लेन में 3D कोऑर्डिनेट्स में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में
ये जो इक्वेशन है, अगर जाके वेक्टर थ्री लास्ट चैप्टर जो है 12th का उसमें पढ़ेंगे तो आप वहां पे भी दिख जाएगा आपको। बाकी ध्यान रख सकते हो, ये जो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन है, ये 3 डायमेंशन में क्या कर रिप्रेजेंट करती है? प्लेन को। प्लेन मतलब जैसे आपकी कॉपी का पेज हो गया, क्लास में बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? प्लेन है। दीवार हो गई, ये सब क्या है? प्लेन है। ठीक है, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन है, मतलब तीन प्लेन है। अगेन ये जो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, इनके जो सॉल्यूशन है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, यूनिक, नो और इनफाइनाइट। और अगेन डिपेंड करेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा पे। जैसे यहाँ पे कर रहा है सेम काम वहां पे भी करे। तो वापस मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें जो मेरे पास तीन इक्वेशन थी, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, देखो मेरे पास जो तीन इक्वेशन थी अभी जो मैंने लिखी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल प्लस d1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। अब इनके सॉल्यूशन निकालना है। इनका क्या निकालना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वो वैल्यू जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। एक्स वाई जेड की वो वैल्यू जो इन तीनों के तीनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, वो मुझे पता करना है। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल। अच्छा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है मैट्रिक्स मेथड, दैट इज इनवर्स की मदद से। इनवर्स की मदद से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत लेंथी होता है, कैलकुलेशन एरर के चांस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जेई के लिए आपको यही रूल यूज करना है, फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा भी आपको स्कूल में सिखाया उसके हिसाब से जाना। लेकिन जेई में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको क्रैमर्स रूल ही यूज करना, इससे आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्रैमर्स रूल होता क्या है वो समझ लो जल्दी से। आपको चार तरह की डिटरमिनेंट निकालना। सबसे पहले तो निकालना डेल्टा। सबसे पहले क्या निकालोगे? डेल्टा। डेल्टा मतलब अभी बताओ क्या बता? सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। यहाँ पे वेरिएबल कौन? एक्स वाई जेड। इनका कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? सर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 A3 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये आपका हो गया डेल्टा। ये आपका क्या हो गया? डेल्टा। एक तो ये निकालना ही है। इसके अलावा तीन और डिटरमिनेंट निकालने, दैट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब ये क्या होते हैं? ये भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जब डेल्टा एक्स निकालोगे तो जो एक्स के कोफिशिएंट थे A1 A2 A3 उनको रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट टर्म D1 D2 D3 से। अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस कैसे कर देंगे? कांस्टेंट टर्म D1 D2 D3 से। बाकी सब ऐसा कैसा? बाकी पहले क्या था? B1 B2 B3 था, C1 C2 C3। तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। आसान है, बस इसका डिटरमिनेंट। डेल्टा वाई निकालना है तो वापिस सेम का, जो y के कोफिशिएंट थे B1 B2 B3 उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएगा D1 D2 D3। बाकी सब ऐसा कैसा, जो पहला था वैसे वैसे, मतलब क्या था? A1 A2 A3, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। C1 C2 C3, बस y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। और डेल्टा z में सिमिलरली x और y में कोई चेंज नहीं आएगा। B1 B2 B3। फिर जो z के कोफिशिएंट है उसकी जगह अगेन क्या आ जाएंगे? कांस्टेंट टर्म D1 D2 D3। तो आपके पास ये चार डिटरमिनेंट आपको निकालने हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा सॉल्यूशन का? फाइनली सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना एक्स वाई जेड, जो इन तीनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो वैल्यू आएगा ये डिटरमिनेंट कोई ना कोई वैल्यू देगा। इस वैल्यू को इस डेल्टा से डिवाइड करोगे तो एक्स आ जाएगा। y आ जाएगा आपका, डेल्टा y को डेल्टा से डिवाइड करोगे, ये भी डिटरमिनेंट कोई ना कोई सिंगल वैल्यू देगा, उसको डेल्टा से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डेल्टा z को डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो z कोऑर्डिनेट। तो आपका फॉर्मूला यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है? एक्स वाई जेड का फॉर्मूला क्या आया? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जैसा पिछला अभी अपन ने देखा था कि जो डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, अगर इस सॉल्यूशन को फाइनाइट आना है, प्रॉपर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, जैसा कि यूनिक सॉल्यूशन में Yes, कंडीशन sir. होती है। डिनोमिनेटर मतलब डेल्टा, यहीं से सारा आ गया सब कुछ आपका। ये जो डेल्टा है अगर वो नॉन जीरो है, डेल्टा मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर है डेल्टा,
दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ये नॉन जीरो है तो मुझे एक प्रॉपर एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, मतलब मुझे किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिल रहा है तो ऐसी इक्वेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, कंसिस्टेंट। 10th में भी यूज हुआ था ये वर्ड। जहां पे भी सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आ गई? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। कोई डाउट यहां तक? बोलो। नो सर। दूसरा क्या हो सकता है कि डेल्टा या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो, दो ही केस बन सकते हैं। तो अगर नॉन जीरो होगा तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन। नॉन जीरो होगा तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर जीरो हो गया तो वापिस से मेरे पास दो केस बनेंगे पहले जैसे, या तो नो सॉल्यूशन बनेगा या फिर क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्लेन के केस में नो सॉल्यूशन के भी अलग अलग, मान लो तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, दो प्लेन ऐसे हैं, एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है कि तीनों प्लेन आपस में एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना कर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या हो जाएंगे? जैसे एक लाइन के अलोंग तीनों प्लेन जा रहे हैं, ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन, ठीक है। फिर वो ज्यादा डीप ला, लेकिन आपको बस इतना सा लॉजिक समझना है कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब मेरे सारे ये जो कोफैक्टर है ये सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब डेल्टा तो जीरो हो ही सही, इसके साथ साथ डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाए, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाए, और डेल्टा जेड भी क्या हो जाए बच्चों? जीरो। तो आपका ये क्या बन जाएगा? केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे पहले था, है ना। और नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि मान लो डिनोमिनेटर तो मान लो जीरो है, न्यूमरेटर मान लो अगर नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो ये डिफाइन होगा क्या? बोलो। नो सर। तो अगर हम बोलेंगे कि इफ एनी वन ऑफ द, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बोल दोगे? इफ एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इसमें से कोई एक भी अगर मान लो नॉन जीरो आ गया, अब नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो क्वांटिटी, आपका सॉल्यूशन किस टाइप का आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को एक बहुत अच्छे नाम से हम जानते हैं, क्या? इनकंसिस्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट बोलेगा, तो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या समझोगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? डेल्टा तो जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इनमें से कोई भी क्या हो जाए? नॉन जीरो। सारे भी नॉन जीरो हो सकते, कोई एक भी नॉन जीरो होगा तो भी क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। आपको ये अब ध्यान रखना है, ये पूरा चार्ट ध्यान रखना है कि कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब नो सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। आपको क्लियरिटी आ रही थोड़ी थोड़ी? यस सर। ठीक है। अब बस एक स्पेशल केस है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। कि अगर मान लो तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, तीनों प्लेन कैसे हो गए? पैरेलल। अब जब तीनों प्लेन पैरेलल होंगे ना, तो इनके जो a1 a2 a3 ये जो रेशियो होंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब उस केस में भी अब अगर रेशियो इक्वल हो गए तो अब अगर डेल्टा निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा, डेल्टा एक्स भी जीरो आएगा, डेल्टा वाई भी जीरो आएगा, डेल्टा जेड भी जीरो आएगा। बस ये अलग से ध्यान रखना ये केस, क्योंकि वहां पे तीनों एक्स वाई जेड के रेशियो क्या है? इक्वल है, सेम है। तो उस केस में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे? तीनों का पैरेलल होगा तो किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन। देखो बाकी सब केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की यही कंडीशन है, बस ये वाले स्पेशल केस को ध्यान रखोगे, आपको इक्वेशन से डायरेक्ट दिख जाएगा। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऐसी, 3x - 2y plus z equal to 5, 3x - 2y plus z equal to 7, 3x - 2y plus z equal to 2। अब देखो क्लियरली दिख रहा है तीनों प्लेन पैरेलल है ना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग है। तीनों के तीनों प्लेन कैसे हैं? पैरेलल है। तो तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्टली क्या बोल दोगे? नो सॉल्यूशन। इस केस में बस डेल्टा ये सारे जीरो आएंगे, लेकिन कंडीशन किसकी रहेगी? नो सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट की नहीं रहेगी। बाकी सब केस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, जनरलाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो। नो सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा? डेल्टा जीरो बट एनी वन ऑफ द डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। यूनिक सॉल्यूशन का सिंपल एक ही कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से डेल्टा जेड से उसको कोई मतलब नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन क्या है? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ये पिक्चर दिमाग में छाप लो और जल्दी से इसको याद कर लो।
इस पे ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्या है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। एक सेकंड ना, क्वेश्चन ऐसे इसमें डाल नहीं रखेंगे मैंने क्वेश्चन, एक सेकंड। इसके मैंने क्वेश्चन अलग स्लाइड में डाल रखे, एक मिनट बस मैं ओपन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही शांति से 5 मिनट ले लो, लेकिन बहुत प्रॉपरली इसको सॉल्व करो। यहाँ अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बच्चे हुए क्वेश्चन भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको आराम से क्या क्या निकालना मैं आपको पहले बता रहा हूँ। डेल्टा निकालो, डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा वाई निकालो, डेल्टा जेड निकालो, तीनों के चारों के चारों निकालो। और यहाँ पे हिंट ये कि ट्राई टू मेक फैक्टर्स, जो भी वैल्यू आएगी उसकी क्या बनाओ, ट्राई टू मेक फाइनल आंसर जो भी आएगा उसको फैक्टर फॉर्मेट में लिखना, उससे अपना क्लियरिटी आ जाएगी। ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के। अगर मान लो इस इन 3 इक्वेशन के अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो पी और क्यू में क्या कंडीशन होगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो पी और क्यू में क्या कंडीशन होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो पी और क्यू में क्या कंडीशन होगी, आपको कंडीशंस पता करनी। 3 इक्वेशन कौन कौन सी, ये वाली पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन के तीनों पार्ट अलग अलग है, तो एक एक करके तीनों पार्ट सॉल्व करो और पी और क्यू में क्या कंडीशन होगी तीनों पार्ट के लिए आपको पता करना। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो शांति से, पूरे 5 मिनट दे रहा हूं, लेकिन आंसर गलत नहीं आना चाहिए, कोशिश करना, ठीक है।
हो रहा है सॉल्व? Yes, sir. देखो Yes, sir. डेल्टा आपने अगर निकाला हो तो ये दो फैक्टर बन रहे, 3 माइनस पी, 3 माइनस क्यू, 2 माइनस पी। क्लियर है? Yes, sir. यही बन रहा है। हाँ, डेल्टा एक्स के ये दो फैक्टर बन रहे। अब डेल्टा वाई में 2 1 1 8 5 4 और 6 Q 3। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है बताना? 0 आ रही है क्या? देखो, चेक करो एक बार। सर 0 आ रही है। हाँ हाँ, 0 आ रही होगी। अब लास्ट डेल्टा जेड निकालो जल्दी से। सर P-2। डेल्टा जेड भी अगर निकालोगे तो ये 2 1 1 P 2 1 8 5 4। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर बनेगा P-2। अब तीनों के लिए कंडीशन पता करो क्या क्या आ रही है। मैं एक नए पेज पे लिख रहा हूँ सारी चीजें। फाइनली आपका जो आया डेल्टा वो आया 3 माइनस क्यू 2 माइनस पी। डेल्टा एक्स आया 15 माइनस 4 क्यू और 2 माइनस पी। डेल्टा वाई 0 आ रहा था डायरेक्टली और डेल्टा जेड आ रहा है P-2। अब एक एक करके सारे पार्ट बताओ। फर्स्ट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। डेल्टा आपका 0 हो जाए और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। नॉन 0। अब मुझे बताओ पी और क्यू में क्या कंडीशन आएगी एकदम सोच समझ के। पी और क्यू में क्या रखे ताकि डेल्टा तो 0 हो जाए लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये नॉन जीरो। तो पी और क्यू कैसे होनी चाहिए? पी और क्यू बिलोंग्स टू व्हाट? बताओ। पी को क्या रखे, क्यू को क्या रखे ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई? डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कम से कम कोई एक तो भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो पी और क्यू में क्या कंडीशन आएगी बताओ? बोलो। पी क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए? Q is equal to 3 or P is not equal to 2. बोल सकते हो। क्यू आपका सही बताया एकदम आपने। क्यू अगर 3 रख दें, क्यू को अगर आप 3 रख दोगे देखो डेल्टा 0 हो जाएगा, है ना? Yes, बोलो। sir. अब यस पी सर। की बारी। अब पी का क्या है कि अगर पी को 2 रख दिया तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। वो अलाउड है क्या? No, No, sir. अब पी को कुछ भी रखो No, 2 को sir. छोड़ के, पी को कुछ भी रखो 2 को छोड़ के, क्योंकि अगर 2 रख दिया तो सब 0 हो जाएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। और क्यू को अगर मैं 3 रखूंगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा, बच्चे सब क्या हो जाएंगे? नॉन जीरो, है ना? तो मेरा आंसर क्या आएगा? पी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। सही है। और क्यू इक्वल टू 3। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर बहुत बढ़िया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताओ क्या होगा पी और क्यू में? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। not equal to 0. हाँ, तो पी और क्यू में क्या कंडीशन आएगी वो बताओ मुझे तो। सब P and Q both no मतलब P is not is equals to 2 and Q is not equal to 3. पी जो होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 हो गया तो अगेन 0 हो जाएगा। और क्यू के लिए भी आप क्या बोल सकते हो? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3। ठीक है, 3 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो रखने के लिए पी और क्यू को कुछ भी रखो 2 और 3 को छोड़ के, तो ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन।
थर्ड है मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। So P is equals to 2 and Q is equals to 3. And delta is equals to 0. पी को क्या रखोगे पहले, पी के बारे में बताओ। Sir, 2. So 2. और क्यू को So 3. क्यों 4 नहीं रख सकता क्या 3? पी को मैंने अगर 2 रख दिया तो क्यू को मैं 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes. ना क्योंकि अगर पी को 2 रख दिया आपने तो सारे ही 0 बन गए, फिर क्यू को कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, sir. नो सर। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पी को 2 रखने से सारे अपने आप 0 बन जाएंगे, फिर आप क्यू को कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जल्दी से कंडीशन उतार लो अपनी अपनी कॉपी में, फिर मैं एक क्वेश्चन और करा। पक्का समझ में आ गया ना सबको ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान रखना इस टाइप के कभी भी आते हैं तो इसमें इस तरह से दिमाग लगाना है। ठीक है, एक सेकेंड ना, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, आप लोग घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना। अभी मैं एक टॉपिक और कवर कर देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जहां पे जो एक तो सारे वेरिएबल की डिग्री सेम हो, ठीक है, तो इस इक्वेशन के केस में यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन थ्योरी में होमोजीनियस कब होगा? जब सारे कांस्टेंट टर्म जो भी होंगे वो क्या हो जाए 0, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, है ना? आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। एक मिनट में आया, एक सेकंड ना, चार्जर कनेक्ट करो। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर सारी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन जब भी आपको दिखे जहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना हो, सिर्फ वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर d1 d2 d3 सारे अगर 0 हो गए तो डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा y कितना होगा, डेल्टा z कितना होगा? उसमें एक कॉलम तो पूरा ही 0 हो जाएगा। यस। Yes, sir. डेल्टा x में फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा, डेल्टा y में सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा, डेल्टा z में थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली तो इन तीनों तो हमेशा ही 0 हो जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये तीनों तो हमेशा ही 0 रहेंगे। कब? जब होमोजीनियस इक्वेशन हो। अब बारी आती है डेल्टा की। डेल्टा मतलब आपको पता ही है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। अब ये डेल्टा के दो केस बनेंगे अगेन, या तो ये नॉन जीरो होगा या तो ये 0 होगा, दो ही केस बन सकते हैं। यस सर। अब डेल्टा नॉन जीरो तो मुझे पता ही है, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं मतलब मुझे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक। यूनिक। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, तो नोट्स बनाते रहना,
अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। आप लॉजिकली बता सकते हो ऐसी कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, एक सिंगल वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन। मान लो एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, y प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो x ऐसा कौन सा मैं वैल्यू रखूं जिसमें मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिले? ऐसा कौन सा x y z है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा दो, 3x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो समझ के बताओ कि एक्स वाई जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी? बोलो, एक्स वाई जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे? लॉजिकली देख लो ना, फटाफट डायरेक्ट दिख रही है। एक्स वाई जेड की मैं क्या वैल्यू को सेटिस्फाई करें? 3 minus 1 1. नहीं 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 नहीं, 0. हाँ 0 0 0 नहीं दिख रहा आपको? Yes sir. देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड को अगर मैंने 0 0 0 रख दिया, सबके सब 0 हो जाएंगे? Yes, sir. Yes sir. तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो कौन सा होगा? 0 0 0। होमोजेनियस केस का यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। आया ना? Yes. Yes sir. इस टाइप के सॉल्यूशन को एक बहुत नाम दिया गया जो जनरली क्वेश्चन में आपको दिखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये नाम याद रखना है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन में अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला तो डायरेक्टली क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, अब अगर डेल्टा 0 हो गया, अब देखो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो ऑलरेडी 0 है, Infinite. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस क्या बनेगा? कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Sir, infinite solution. हाँ, मतलब आपके ये प्लेन में बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नाम दिया गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई भी केस नो सॉल्यूशन का कभी नहीं बनेगा। देयर विल बी नो केस फॉर नो सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा। क्लियर है? होमोजेनियस के केस आई बात समझ में? Yes Yes, sir. sir. ये वर्ड ध्यान रखना, नॉन ट्रिवियल बोलोगे तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? That Sir, delta is equal to 0. और ट्रिवियल बोलेंगे तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? Delta is not equal to 0. Not equal to 0. वेरी गुड, बस ये रट लेना दिमाग में। और डेल्टा मतलब ये है आपका, ये तो पता ही है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। होमोजेनियस इक्वेशन है ना? है ना? yes, Yes sir. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए 2a माइनस 2 3,
1A2 20A, ये डेल्टा हो गया आपका। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इसको ओपन अगर करोगे तो 2A इंटू A स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 2A क्यूब एक बार चेक करना, ये आ रहा है क्या ऐसा कुछ? बोलो कि कुछ और आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। कैलकुलेशन एरर तो नहीं मेरा, एक बार देख लेना, यही आ रहा है? बोलो सब लोगों का आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो डेल्टा मेरे पास आया है क्यूबिक इक्वेशन, ए क्यूब प्लस 4A माइनस 4। अब क्यूबिक के रूट कैसे निकालते थे? क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने का तरीका क्या सीखा था 9th 10th में? पहला रूट निकालने का तरीका क्या होता था? पहला रूट निकालने का तरीका क्या? माइनस सर, -3 का +3 होगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ +3 होगा, सॉरी आप लोगों ने बताया ही नहीं। -3 होगा ना ये, माइनस का 4 आएगा। यस सर। अब सही है क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। सर अब देखो क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने का तरीका क्या होता था, याद होना चाहिए था ये। पहला हिट एंड ट्रायल, पहले वैल्यू रख रख के देखते थे, इसको A = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा? देखो ध्यान से, है ना? Yes, sir. मतलब इसका एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, A - 2 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. समझ रहे हैं? क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट निकालने का तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, वैल्यू रख रख के देखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक रूट तो 2 हो गया। अब बचा हुआ रूट कैसे निकालते थे? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके, याद है कि नहीं कुछ? यस सर। A - 2 से इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे, कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे, यहाँ पे A स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर, तो -2A स्क्वायर अलग से लिख दिया, सब्सट्रैक्ट होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 2A स्क्वायर माइनस का 2A माइनस का 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, +2A से मल्टीप्लाई करेंगे, +2A से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2A स्क्वायर माइनस का 4A, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2A माइनस 4। अब क्या आना पड़ेगा, +2, तो 2A माइनस 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो बचा हुआ फैक्टर क्या आया, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 2, है ना? तो मेरे पास एक रूट तो 2 हो गया, बच्चे भी 2 रूट यहाँ से आएंगे, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का जो D है वो नेगेटिव है, तो देयरफॉर यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा। इसका D निकाल के देख लेना, क्वाड्रेटिक का नेगेटिव आएगा तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। देयरफॉर एक ही वैल्यू क्या आएगी, एक ही सिंगल वैल्यू, दैट इज 2। एक ही वैल्यू आएगी। अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का D > 0 होता तो एक ही 3 वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ फैक्टर क्वाड्रेटिक, इसका D जो है डिस्क्रिमिनेंट <0 तो वहां से कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो एक ही रियल रूट क्या है A का, दैट इज 2। एक ही रियल वैल्यू क्या है, 2। तो A = 2 इज द आंसर। क्या समझ में आया? Yes, sir. ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये तो सब एडवांस के क्वेश्चन है, बाद में करूंगा आपको मैं। लेकिन ये 2 कॉन्सेप्ट जो आज मैंने पढ़ाए क्लास में, क्या आपको समझ में आए? Yes, sir. Yes, सर। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल दिखाता हूँ कि मॉड्यूल को आपको कैसे अब करना है घर जाके। आज 1 मिनट रुको।
मॉड्यूल में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल है, उनको आपको प्रॉपरली करना है। आज कुछ क्वेश्चन तो अभी अपन करेंगे साथ में मिलके, बच्चे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और फिर बच्चे वो मॉड्यूल वगैरह निपटाने हैं। चलो एक बार मैं आपको उस टॉपिक को दिखा देता हूँ। एक मिनट। मॉड्यूल में इसकी थ्योरी बहुत प्रॉपरली गिवन है और सॉल्व एग्जांपल भी है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये आपका आएगा मॉड्यूल के अंदर थ्योरी में क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन निकालने, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो है ना, यहाँ पे बस डेल्टा की जगह डी डी यूज कर लिया और कुछ भी अंतर नहीं है। ये ऑलरेडी अपन ने देखा है। और ये सारी तीनों कंडीशन, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब क्या होगा, होमोजेनियस का भी बता दिया है। फिर नीचे देखो सॉल्व एग्जांपल दिया है। एक तो एग्जांपल नंबर 17 को ध्यान से देखो, एक सेकंड। एग्जांपल नंबर 17 में बोला फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तीन इक्वेशन है, डेल्टा निकाला 0 के बराबर आ रहा है, फिर D1 D2 D3 निकाला, तो इसमें से एक एक नॉन जीरो आ रहा है। तो एक जीरो आ रहा है, एक नॉन जीरो आ रहा है, तो किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन है ना। Yes, sir. यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तीन सॉल्व एग्जांपल दिए हुए, इनको एक बार आप आज आज ही ट्राई करना घर जाके। अभी मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अभी सिर्फ इतना ही करना। बच्चाओं जो मैंने नहीं पढ़ा है अभी वो मत करना, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड ये तीन सॉल्व एग्जांपल आज घर पे ट्राई करना। अब मैं आपको थोड़े बहुत वो क्वेश्चन कराता हूँ, एक मिनट। एक अच्छा क्वेश्चन, ये तो अभी अपने किया था कि ये तो हो गया, चलो रुको। ये मॉड्यूल मैंने पिछले बैचेस में करवाई थी, इनमें से एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जल्दी से C1 ट्राई कर लो, फर्स्ट पार्ट। C1 C2 C3 तीनों ट्राई कर ले काम को, या फिर पहले C1 करो। चलो C1 करके बताओ कितना है, सबको दिख रहा है, विजिबल है क्या? Yes, sir. ठीक है, सब लोग ट्राई करो C1। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी? C1 C2 C3 और C5 और C6। आपको मैं 15 मिनट का समय दे रहा हूँ, सारे ट्राई कर लो। एक बार इनकी प्रैक्टिस हो गई ना तो सब दिक्कत दूर हो जाएगी। Sir, option B. बी आ रहा है, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। Sir, option B. ए आ रहा है कि बी आ रहा है? B. Sir, बी, B. ओके, वेरी गुड। चलो फटाफट सारे इकट्ठे करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। C2 C3 C4 C5 फास्ट।
चलिए सॉल्व। हेलो, कहाँ तक पहुंचे? C4. C4 तक, ठीक। C4 C5 भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। हो गया सॉल्व? एक बार अपने अपने आंसर मैच कर लो। ये इनके आंसर है। इसमें से कोई जो आपको नहीं आया हो समझ में तो पूछ लो। C1 से लेके C5 में जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, एक बार क्रॉस चेक करो खुद से कि कहाँ आपसे गलती हो गई है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछो। आपके जेई में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ा दें, बस ज्यादा इससे बड़ा लेवल नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अननोन वगैरह कैलकुलेशन को कर देंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जेई में आएंगे। C1 से C5 के मैंने आंसर टिक किए। आ रहे थे ये आंसर की नहीं? सर C3 का रॉन्ग आ रहा है। ये देखो, क्रॉस चेक करो भी क्या गलती हुई है। और कोई समझ में नहीं आ रहा तो वापस पूछो। सर C4 एक बार बता देना। C4 ठीक है।
C4 के अलावा और कोई तो नहीं है? चलो नो C4 देखो। सर आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए 4 ऑप्शन दिए थे कि अल्फा की वैल्यू क्या रखें ताकि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो डेल्टा आपने अगर निकाला हो, डेल्टा इसका 0 आ रहा है क्या? यस सर। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। C1 और C3 का, C2 और C3 का रेशियो देखो, -1 -1 -1 सेम है, मतलब इसके वैल्यू तो 0 आएगी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई थी मैंने डिटरमिनेंट की, यस हाँ सर। yes sir. कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का रेशियो सेम हो तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 0। तो बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट अगर ऑब्जर्व करोगे कि इन कॉलम 2 और कॉलम 3 का रेशियो सेम है, कैलकुलेट भी करोगे तो डेल्टा 0 आता है। डेल्टा 0 आ रहा है, या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। अब उसके लिए मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है। अब कोई भी एक निकाल लो, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 3। अच्छा, डेल्टा एक्स निकालोगे तो फिर ये 0 आएगा, क्योंकि वापस से कॉलम 2 और कॉलम 3 का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम है ना। डेल्टा एक्स तो अपना वापस 0 होगा, क्योंकि ये रेशियो तो अभी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई निकालोगे तो 1 1 1, या कितना हो जाएगा? 1 3 अल्फा और 1 -1 4। 1 -1 4 है ना। यस सर। अब बस इसको इक्वल टू 0 कर दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 12 प्लस अल्फा -1 × 4 प्लस 1 5 प्लस 1 × अल्फा -3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 12 - 5 दैट इज 7 प्लस अल्फा -3 इक्वल टू 0। 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। हो गया सॉल्व। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स से तो नहीं आ रहा था, लेकिन डेल्टा वाई को 0 से इक्वेट करा, आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं? Yes sir. Yes sir. यस सर। C5 हो गया? क्या डाउट है? हो गया C5 भी? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह के सॉल्यूशन आपको करने हैं। अब मैंने आपको कहा था सेक्शन आगे के भी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बस एक केले हैमिल्टन थ्योरम समझा देता हूँ, फटाफट देखो, ताकि आपका ये सेक्शन डी भी होमवर्क के लिए रेडी हो जाएगा। हेडिंग डालो, यहीं पे होगा थ्योरी में, चलो यहीं से समझाता हूँ मॉड्यूल से आपको। केले हैमिल्टन थ्योरम डालो हेडिंग। केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या इसमें थ्योरी? चलो छोड़ो, मैं खुद ही समझा देता हूँ। एक मिनट, इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। लास्ट टॉपिक है, फटाफट करके फिनिश करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? बोलो। Yes sir. Yes sir. हेडिंग डाल दो, यस सर। क्लेले हैमिल्टन थ्योरम। अभी बहुत अच्छी थ्योरम है ये, वैसे आपके इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो काम आती है तो सुनना था। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है। आपने अगर एनसीईआरटी करी होगी तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स के केस में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया आपको, वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -2a + i, इसकी वैल्यू बताओ। या फिर बोला गया a³ + 2a² - 3a + 4i = 0, तो फाइंड ए इनवर्स। इस तरह की चीज देखी थी
Yes, sir. Yes, देखा sir. था. ना Yes, sir. क्वेश्चन आपको पूछे गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक तो तरीका, बेसिक तरीका वो है ही कि आप a से a स्क्वायर निकालो, 2a निकालो, यहाँ वैल्यू पुटअप करो, a क्यूब निकालो, वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका, कभी कभी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला काम आ जाता है, ये कैलकुलेशन थोड़ी मेरी आसान कर देता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो पहले तो हमें ये समझना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। सुनना ध्यान से। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा, उस मैट्रिक, हर मैट्रिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको बस वो ध्यान रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस x टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, मतलब a माइनस xi से एक मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे, यहां से जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैट्रिक्स ए उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब उसमें x की जगह x में एक इक्वेशन आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन इन x, एक इक्वेशन आएगी x में, देन a विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, a विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन को a क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब निकालने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। कोई मान लो मैट्रिक्स है a 2 3 7 9, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले ले, मान लो 2 3 7 4 ले ले, चलो कुछ भी ले लो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो a माइनस xi निकाल लो, a में से xi माइनस करना है, मतलब 2 3 7 4 में से x टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो xi का मतलब क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, है ना, ये xi हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में x मल्टीप्लाई कर देंगे तो Yes, sir. a माइनस xi निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स है उसके बस डायगोनल एलिमेंट में से x माइनस कर दो, बाकी सब ऐसे कैसे रहेंगे, बट डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस xi। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, और इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, तो वहां से जो इक्वेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस इक्वेशन में x की जगह a रखोगे तो a उसको सेटिस्फाई करेगा, a उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया a 2 3 0 1, इसका a माइनस एक्स डिटरमिन करोगे तो ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल में एक माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी इक्वेशन, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें x की जगह a रख सकते हो, तो x की जगह अगर मैट्रिक्स a रखोगे, मैट्रिक्स a, तो जगह a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, अब 3 तो कांस्टेंट लिख नहीं सकते, तो 3 को कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स के टर्म्स में, 3i, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये होता है मेथड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। एक और एग्जांपल यहीं पे ले लो, 2 0 1 3 2 3 5 1 4 0 माइनस 3, मान लो कुछ भी ले लिया, चलो ये मैट्रिक्स है। तो बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, a माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना, Yes, sir. तो a माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स करेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, डायगोनल एलिमेंट बस माइनस एक्स हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. डायगोनल एलिमेंट में से माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 माइनस एक्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस एक्स, माइनस 0 और प्लस का 1 और 0 माइनस 4 टाइम्स 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा देख लो ध्यान से क्या बनेगा, तो 2 माइनस एक्स एक है यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 3 प्लस एक्स, ठीक है। और प्लस के साथ यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये माइनस अंदर जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5, तो यहाँ से सॉल्व करने में आएगा 2 माइनस एक्स, अल्टीमेटली सॉल्व कर लोगे इसको, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से x में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी,
वो क्यूबिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी और मैट्रिक्स ए उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैट्रिक्स ए उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब Yes, इसकी sir. मदद से आप इनवर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन आपको इनवर्स का दिखा देता हूँ, मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. एक सेकंड। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसी को करा देता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर D21 देखो। ए दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स और बोला कि ए इनवर्स अगर इस तरह से दिख रहा है तो सीओडी की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए की क्या निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन आ गई, फॉर एग्जांपल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, मान लो ए आई एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना तो आता ही है, ए माइनस Yes. एक्स इक्वल टू 0 है ना। तो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसमें ए सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकालोगे? ए इनवर्स निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि इस पूरे में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। इस पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? ए इनवर्स से। अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ए इनवर्स पता कर सकते हो। ए इनवर्स उधर जाएगा तो ए इनवर्स बेसिकली इसके टर्म्स में आ जाएगा। तो बेसिकली कभी बस ये आपको हिंट था, अब मैं सीखूंगा नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन। बस ध्यान क्या रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन इस तरह से काम आ सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक को पढ़ाएंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में थोड़ा और क्वेश्चन आपको करा दूंगा और मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेंगे और अपना चैप्टर लगभग एंडिंग पे आ जाएगा। ठीक है, 1-2 लेक्चर और चाहिए, खत्म हो जाएगा चैप्टर। Okay, sir. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।